अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का नावल, जिसका नाम है इंतहाई इश्क और इसको लिखा है अरीशा ने। और आज है नावल की आई थिंक थर्ड एपिसोड है मेरे ख्याल से। चलें देख लेंगे, थर्ड बनती की फोर बनती वो बाद में चेक कर लेंगे। तो बहरहाल आइए शुरू करते हैं आज का नावल। ये इडियट, इतना छोटा सा काम नहीं हुआ तुम लोगों से, सबके सब फजूल हो तुम लोग। ये लोग बाहर हायर किए हैं तुमने वाजद, इनसे तो एक छोटा सा काम नहीं हो सका। वो गुस्से से धारते हुए बोला था, जबकि वो लोग खुद समझ नहीं पा रहे थे कि क्या है। वो पहली बार नाकाम कैसे लौटे। सर हमें माफ कर दीजिए कि शायद हमारी गलती है, हमने ठीक से काम नहीं किया, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। अगली बार हम इस लड़की की लाश लाकर दिखाएंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, बस हमें एक और मौका दें। इन लोगों के लीडर ने कहा, आखिरी मौका है तुम लोगों के पास। अगर इसके बाद वो लड़की बची तो तुम लोगों में से कोई नहीं बचेगा, याद रखना। वो गुस्से से इन चारों को घूरते हुए अपने कमरे की तरफ जा चुका था, जबकि इन लोगों का इरादा अब अस्पताल में ही इस लड़की को खत्म करने का था। वो लोग जानते थे कि दाइम पॉलिटिशियन है और पॉलिटिक्स में इन लोगों के लिए बहुत काम था, और दाइम आगे भी इनके लिए बहुत कुछ कर सकता था। इसीलिए इसका काम करना इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। डॉक्टर इसके हाथ की पट्टी कर रहा था, जबकि जानू साईं को बहराम ने अपने सीने से लगाया हुआ था। वो इसके दर्द को शिद्दत से महसूस कर रहा था। जब जानू साईं मुसलसल रोते हुए दर्द से कांप रही थी, बहराम से चुप करवाते हुए डॉक्टर से इंजेक्शन लगा रहा था, जिस पर जानू साईं के रोने में और भी शिद्दत आ गई। डॉक्टर आराम से लगाएं, इसे दर्द हो रहा है, बहराम ने गुस्से से डॉक्टर को देखते हुए कहा। जबकि इसकी बात सुनकर पट्टी बांधने के बाद डॉक्टर अब मुस्कुराने लगी थी। इसने कभी किसी को इस तरह से किसी की परवाह करते नहीं देखा था। अस्पताल में लोगों का हजूम आता था, लेकिन इन दोनों भाई बहन की मोहब्बत इसे अलग ही लग रही थी। शाह साहब, अभी मैंने इंजेक्शन लगाया ही नहीं है कि इनके रोने में पहले ही शिद्दत आ गई। ये इंजेक्शन का दर्द महसूस किए बिना ही रो रही है। यकीन करें हुर्रम, आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। और वो इसे समझाते हुए मुस्कुराकर बोली। जब जानू साईं फौरन रफी में सर हिलाते हुए इसका हाथ दूर करते हुए मजीद बहराम के सीने में घुसने लगी। मुझे नहीं लगवाना इंजेक्शन, वो मध्यम आवाज में मिम मनाई। इससे आपका दर्द कम हो जाएगा, प्लीज मुझे मेरा काम करने दें। डॉक्टर ने फिर से इसका बाजू थामना चाहा, जब इसने उम्मीद भरी नजरों से बहराम की तरफ देखा, जबकि दिल तो खुद इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मेरी गुड़िया बिल्कुल ठीक है। आपने पट्टी बांध के दवाई लगा दी है ना, अब वो ठीक हो जाएगी। इसे इसी तरह से अपने साथ लगे देख के बहराम ने डॉक्टर को दूसरी तरफ आने का इशारा किया। जो समझते ही डॉक्टर फौरन अपना इंजेक्शन ले बहराम के पीछे से दूसरी तरफ आई। जानू साईं इसके सीने में मुंह दिए डॉक्टर को ना तो देखना चाहती थी ना ही इससे बात करना चाहती थी। मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हम दादू साईं को भी नहीं बताएंगे वरना वो परेशान हो जाएंगी। सुबह वो आएंगी तो हम खुद इन्हें सुकून से सारी बात समझा देंगे, वरना वो परेशान हो जाएंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता से बात समझा रहा था, जब अचानक जानू की मुंह से सी की आवाज आई। कैसी डॉक्टर हैं आप, मैंने मना किया था ना आपको। अपने हाथ को डॉक्टर का शिकार बनते देखकर वो सदमे से कहने लगी। सो मुहर्रम, ये आपके लिए जरूरी था। डॉक्टर मुस्कुराते इसके सिर्फ गालों को अपने हाथों से छूते हुए समझाया। ये क्या बात हुई, पेशेंट की कोई अपनी मर्जी ही नहीं है क्या? कहा था कि मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, तो क्यों लगाया आपने? लाला साईं पूछे इनसे। जानू साईं डॉक्टर को घूरते हुए बहराम से कहने लगी। अब एतबार ऐसा था कि अगर बहराम यहाँ खामोश हो जाता, जानू साईं को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और जिस तरह से वो इस हादसे के बाद इसके करीब हुई थी, वो इसे खुद से दूर करने की गलती नहीं कर सकता था। इसीलिए गुस्से से डॉक्टर को घूरते हुए पूछने लगा। डॉक्टर भी समझते हुए इसका साथ देने लगी और अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि ये बहुत ज़रूरी है, इससे इसका दर्द कम हो जाएगा। अगर ये मेरी गुड़िया के लिए ज़रूरी ना होता तो फिर बताता मैं आपको। जब तक मेरी गुड़िया की मर्जी ना हो, कोई इसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। वो डॉक्टर को मसनू गुस्से से बोलते हुए बोला। आई एम रियली सॉरी सर, अगर ये जरूरी नहीं होता तो मैं ऐसा हरगिज नहीं करती, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि वो अब इसका शुक्रिया अदा करने लगा। और इसका शुक्रिया अदा करना भी जानू साईं को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। एक तो वो इसे जबरदस्ती इंजेक्शन लगा गई थी, ऊपर से इसका भाई इसे थैंक यू बोल रहा था। डॉक्टर के बाहर जाते ही इसने एक नज़र दिल को देखा, जो बहुत परेशान थी। वो बहुत देर से इन लोगों के बारे में सोच रहा था। शायद ये काम चोरों का था, वो लोग चोरी की नीयत से आए थे, लेकिन इससे पहले ही पकड़े जाने के डर से भाग निकले। शायद
ہڑبڑی میں ہی جانو پر وار کر دیا۔ جو بھی ہوا بہت برا ہوا، خدا کا شکر ہے کہ ہورم کو زیادہ چوٹ نہیں لگی۔ وہ اس شہر کے سب سے بڑے ہسپتال میں لایا تھا۔ ڈاکٹر کی نے اجازت دے دی تھی، لیکن پٹی چینج کرانے کے لیے کل دوبارہ آنا تھا۔ اسی لیے اب اس نے دل کو مخاطب کیا، جو اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ دل، تم اسے لے کر باہر آؤ، تب تک میں جا کر گاڑی نکالتا ہوں، اور وہاں آتے ہوئے فائل لے آنا۔ کل واپس آنا ہے ہورم کی پٹی چینج کروانے کے لیے۔ اس کے کہنے پر دل نے سر ہاں میں ہلایا، جس پر بہرام مسکرا کر باہر نکل گیا۔ دل دیدہ، مجھے لگتا ہے وہ لوگ چور تھے اور ہمارے گھر میں چوری کرنے کی نیت سے آئے تھے۔ بہرام کے جاتے ہی وہ دل سے کہنے لگی، اور ساتھ اپنے ہاتھ پر پٹی دیکھ رہی تھی، جو اسے یاد دلا رہی تھی کہ اسے بہت گہری چوٹ لگی ہے۔ ہاں، شاید خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بہرام سائیں ہمارے پاس ہے۔ اگر وہ نہیں ہوتے تو میں تمہیں اکیلے کیسے بچاتی، اور وہ لوگ ہمارے ساتھ کچھ بھی۔ دل نے گھبراتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ذرا سوچو، میں تمہیں یہاں لے کر کیسے آتی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے جانو سائیں کے ہاتھ پکڑے۔ اسے ایک پل کے لیے لگا تھا جیسے آج وہ اپنی بہن کو کھو دے گی۔ آپ فائل لے کر آئیں، تب تک میں واش روم ہو کے آتی ہوں، بہت ارجنٹ جانا ہے۔ اتنے مسکراتے ہوئے معصوم سی شکل بنائی تو دل مسکراتے ہوئے باہر فائل لینے چلی گئی۔ دل فائل لینے جا چکی تھی جبکہ جانو سائیں بھی باہر آئی تھی۔ ابھی وہ کاؤنٹر کی طرف جا رہی تھی جب اس کی نظر واجد پر پڑی۔ یہ تو وہی ہے جو اس دن ان کے ساتھ تھے، جنہوں نے مجھے پیسے دیے تھے۔ اس نے فوراً اسے پہچان لیا۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں؟ واجد اپنی سوچ میں گم کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کی آواز پر اسے دیکھنے لگا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اور یہاں کیسے؟ یہ کیا ہوا آپ کو؟ وہ اس کے کندھے پر پٹی دیکھ کر پوچھنے لگا۔ جب سے یہ لڑکی دائم شاہ سوری کی منظور نظر بنی تھی، وہ اکثر اس کے بارے میں سوچتا رہتا۔ شاہ اپنی چیزوں کی بہت حفاظت کرتا تھا، اپنی چیزوں کو کسی کو چھونے تک نہ دیتا تھا، اور اب تو بہت جلد یہ لڑکی بھی اس کی ملکیت میں شامل ہونے جا رہی تھی، اور اسے اسی طرح سے زخمی حالت میں دیکھ کر واجد پریشان ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے گھر میں چور آ گئے تھے، لیکن میں نے بہت بہادری سے ان کا سامنا کیا، اسی لیے وہ مجھے زخمی کر کے بھاگ گئے۔ اس نے بتاتے ہوئے کچھ اپنی طرف سے لگایا تھا۔ آخر یہ بندہ اتنے سارے باڈی گارڈ کے ساتھ رہتا تھا، اسے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جانو سائیں بہت بہادر لڑکی ہے۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ اگر شاہ کو پتہ چل جاتا کہ اس کے گھر میں چور آئے ہیں تو ان کو چوروں کا نقشہ بدل دیتا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، لیکن ٹھیک نہیں ہوں۔ میں نے ان کی حالت ہی ایسی کر دی تھی۔ اس کا اندازہ ایسا تھا کہ سامنے کھڑا شخص بھی مسکرا دیا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا وہ کسی سے مقابلہ کر کے آئی ہے، کیونکہ اس کا معصوم سا چہرہ بتاتا تھا جنگ کا اعلان سن کر بے ہوش ہونے والے میں سے ہے۔ لیکن اس کی بہادری پر بات نہ کرتے ہوئے وہ اسے شاہ کے بارے میں بتانے لگا۔ کل جلسے کے دوران ان پر بھی حملہ کیا ہے، شاید دوسری پارٹی کے لوگوں نے۔ وہ اس وقت اندر ہیں، آرام کر رہے ہیں، اس نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بتایا، تاکہ اس کے چہرے کے تاثرات کو سمجھ کر شاہ کو کچھ بتا سکے کہ یہ لڑکی اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ بہت برا ہوا، کیا میں ان سے مل سکتی ہوں؟ ایک پل میں ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے۔ اس کے چہرے پر فکر مندی تھی، جو دیکھ کر یقیناً شاہ کو بہت خوشی ہوتی، اور شاہ کی خوشی کے بارے میں سوچتے ہوئے واجد نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا، اور اگر وہ اس وقت شاہ کو ڈسٹرب کرتا تو یقیناً اس کے قہر کا نشانہ بنتا۔ لیکن جب سے یہ لڑکی اس کی زندگی میں آئی تھی وہ تو بہت بدل گیا تھا، بات بات پر مسکرانے لگا تھا، خوش رہنے لگا تھا۔ اب یہ لڑکی اس سے ملنے کی خواہش کر رہی تھی۔ اگر اس وقت وہ شاہ کے آرام کے خیال سے اس لڑکی کو اسے ملنے کا موقع نہ دیتا تو شاہ نے اس کا جینا حرام کر دینا تھا۔ جی ضرور آئیں، اس نے دروازہ کھولتے ہوئے اسے اندر بلایا۔ شاہ نے فوراً دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ واجد، میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا ہے، میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں، مجھے ڈسٹرب مت کرنا، تو یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ اسے اندر آتا دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ سوری، میں چلی جاؤں گی، میں بس آپ کی عیادت کے لیے آئی ہوں، لگتا ہے آپ میری وجہ سے ڈسٹرب ہو گئے ہیں، میں بعد میں آؤں گی۔ اس کے غصے کو دیکھتے ہوئے وہ معصومیت سے کہتی واپس باہر جانے لگی تھی۔ پہلے تو شاہ کو یقین ہی نہیں آیا کہ وہ اس کے سامنے کھڑی ہے، پھر فوراً سے اٹھ کر اس کے قریب آیا اور ایک اگلے ہی پل اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، میرا مطلب ہے، مجھے لگا واجد ہے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے تھامے اسے دیکھتے ہوئے بولا، نہیں، آپ آرام کریں، میں دوبارہ آ جاؤں گی، میری سسٹر بھی میرا انتظار کر رہی ہیں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ ساتھ ساتھ اب بھی شاہ کے ہاتھ پر تھا، جبکہ دائم کی نظر اس کے کندھے کے زخم پر جیسے محسوس کرتے ہی واجد بولا تھا، ان کے گھر میں چور آ گئے تھے، چور نے حملہ کیا ہے،
जिसकी वजह से इन्हें चोट लगी है। वाजिद ने फौरन बात शुरू की थी, लेकिन मैंने बहुत बहादुरी से इनका सामना किया। चोर को इससे ज़्यादा चोट लगाई है मैंने। वो एक बार फिर से अपनी बहादुरी के किस्से सुनाने लगी, जबकि दाएं मुसलसल इसके हाथ पर बंधी पट्टी को देख रहा था। दर्द हो रहा होगा, इसके लहजे में इतनी नरमी थी कि वाजिद भी इसे देखता रह गया। पिछले 7 साल के दौरान ये नरमी इसने इसके लहजे में कभी महसूस नहीं की थी। अरे नहीं नहीं, इतना दर्द नहीं हो रहा, दो नहीं हो रहा। इन चोरों को दर्द तो इन चोरों को हो रहा होगा जिनको मैंने पिटाई की थी है भी की थी है। खैर अब मैं चलती हूँ, बाहर मेरी बहन और मेरा भाई इंतजार कर रहे होंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, आपके पैसे भी आपको लौटा दूंगी। सॉरी, इस दिन मैंने आपके पैसे नहीं दे सकी, मैं फिर आऊंगी मिलने के लिए। वो कहते हुए कमरे से बाहर निकल चुकी थी जब दाइम ने इसको देखा। अगर इसके घर में कल इसके घर में कौन आया था वो, और इनकी वो हालत करो कि सारी जिंदगी किसी के घर में जाने के काबिल ना रहे। वो गुस्से से वाजिद को देखकर बोला। इसकी आंखों की सुर्खी देखकर वाजिद हाँ में सर हिलाता हुआ बाहर निकल गया। जानू दिल के पास आई थी जहाँ वो फाइल ले चुकी थी और अब इसकी मेडिसिन ले रही थी। इसके आते ही वो दोनों बाहर की तरफ चली गई जहाँ बहराम इनका इंतजार कर रहा था। शाज़म यहाँ तो गया था, लेकिन यहाँ आकर भी इसे मायूसी ही हुई थी, क्योंकि बहुत कोशिश के बावजूद भी उस लड़की को नहीं देख पाया, क्योंकि वो घर पर ही नहीं थी। जबकि शाज़म की शामत तो ताशा के हाथों पक्की आनी थी, क्योंकि वो इसे पहचान चुकी थी। इसने कैसे सोच लिया था वो माँ होकर इसे नहीं पहचानेगी। फिलहाल तो वो ताशा के जूते को देख रहा था। हाँ, ताशा अपने बच्चों को जूते से मारते हुए बिल्कुल भी नहीं शर्माती थी, बेशक वो अब जवान ही क्यों ना हो। अब कोई फ़ायदा तो था नहीं छुपाने का, इसलिए शादिम ने सबके सामने ऐलान किया था कोई शादिम है, और नूर के जो अरमान थे अपने मेके वालों से जाजिम को मिलाने के, वो अधूरे ही रह गए। लेकिन फिर भी इसने सबको बता ही दिया था कि जाजिम बिल्कुल शाजिम जैसा ही है, नेचर वाइज नहीं, सिर्फ शक्ल एक जैसी है। शाजिम बहुत शरारती है, जबकि जाजिम अपनी ड्यूटी की तरह बहुत सख्त। इसकी शरारतों पर नूर के घर वाले भी शाजिम से मिलकर बहुत खुश हुए थे, लेकिन वो जाजिम की उम्मीद लगा के बैठे थे। ये अलग बात ही, वापसी का सफ़र शुरू होने तक शाजिम इसका इंतज़ार ही करता रहा, लेकिन इसको देखना नसीब में ही नहीं लिखा था। अभी तो वो इसे कैसे देख सकता है, इसीलिए मायूसी से वापसी का सफ़र शुरू हो गया। नहीं बहराम साईं, मुझे नहीं लगता कि ये चोरों की हरकत है। अगर ये चोरों की हरकत होती तो वो सीधी तरह गुड़िया साईं पर हमला नहीं करते, और गुड़िया साईं पर हमला करने का यही मतलब है कि वो यहाँ इसी मकसद के लिए आए थे। जाज़म ने पूरे कमरे की तलाशी लेते हुए बोला था। लेकिन जानू साईं का दुश्मन कौन हो सकता है जाज़म लाला? वो तो अकेली घर से बाहर भी नहीं निकलती। दिल परेशानी थे इसका प्रोफेशनल अंदाज देखकर बोली थी। ज़रूरी नहीं जितने दुश्मन ना बनाए हो इसके दुश्मन ना हो। ये भी तो हो सकता है कि हम जिसे गुड़िया साईं का दुश्मन समझ रहे हो वो बहराम साईं का दुश्मन हो। इसका इरादा बहराम साईं पर हमला करने का हो, लेकिन जो सामने आया इसी पर हमला कर दिया। एक बात याद रखना, आजकल के चोर हर तरह के केस से वाकिफ हैं। वो जानते हैं कि कार्रवाई के दौरान अगर किसी पर हमला करेंगे तो बुरी तरह से फंस सकते हैं, इसलिए अपने दुश्मनों पर ध्यान रखो और अपना भी ध्यान रखना। हो सकता है कि वो दोबारा ऐसी कोशिश करें, क्योंकि वो लोग चोर नहीं थे। ये बात मैं गारंटी से कह सकता हूँ। खैर मुझे कुछ ज़रूरी काम है, शाम में कोशिश करूँगा आने की। वो दिल के सर पर हाथ फेरता हुआ बहराम से मिलने लगा, जबकि कंधे पर बड़ी चोट लगने की वजह से दर्द की शिद्दत से हुर्रम इस वक्त बुखार में तप रही थी, और वो जानता था वो बुखार की शिद्दत में अक्सर वो बहुत चिड़चिड़ी और ज़िद्दी हो जाती थी, और अगर इसने इस वक्त जाजिम को यहाँ देख लिया तो इसे रोकने की फरमाइश करेगी, और फिर इस छोटी सी गुड़िया की जिद के आगे जाजिम को अपना काम ज़रूर इग्नोर करना पड़ेगा, जो वो नहीं चाहता था। जब से जानू साईं पर हमला हुआ था दिल बिल्कुल खामोश सी हो गई थी। बहराम जो कह रहा था वो फौरन मान रही थी। इसकी खामोशी बहराम को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। वो तो इसे खुद से लड़ती झगड़ती ही पसंद थी, लेकिन फिलहाल वो समझ सकता था कि हुर्रम की तबीयत की वजह से ये तूफान खामोश है। और दूसरा इनकलाब ये हुआ कि जाजिम के जाने के बाद अपने साथ साथ इसने बहराम के लिए भी चाय बनाई थी। जैसे लेते हुए इसने शरारत से इसके हाथ को पकड़ा था, जबकि वो इसका लम्स महसूस करती और अपना हाथ छुड़ाकर अंदर चली गई थी। इस हादसे की वजह से जानू साईं इनके बहुत करीब आ चुकी थी, जिसकी वजह से वो बहुत खुश था, और इसे यकीन था कि वो बहुत जल्दी ही इसको अपनी दिल को भी मना लेगा।
मैं कुछ दिनों के लिए मुल्तान जा रहा हूँ, जब तक मैं मुल्तान से वापस आता हूँ तब तक अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मैं तुम लोगों का वो हाल करूँगा कि ज़िंदगी भर किसी की जान लेने के काबिल नहीं रहोगे। दाइम शाह इस वक़्त इस ग्रुप के लीडर से बात कर रहा था। आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएँ सर, इस बार आपका काम ज़रूर होगा और फ़िक्र मत करें, इस लड़की की जान तो हम ज़रूर लेंगे, वो भी आपके सामने। आप मुल्तान पहुँचे, आपके मुल्तान पहुँचने से पहले-पहले वो लड़की वहाँ पर मौजूद होगी और आपके सामने ही हम इस लड़की के टुकड़े-टुकड़े करेंगे। आप बेफ़िक्र हो जाएँ, इस बार आपके काम में कोई गलती नहीं होगी। गैंग के लीडर ने कहा, इसका इरादा दाइम को खुश करने का था क्योंकि सियासत एक ऐसा जाल है जिसमें आए दिन अपने रास्ते से कई कांटों को हटाना पड़ता है और इस तरह से किसी पॉलिटिशियन की टीम का हिस्सा बनना इन लोगों को बेइंतहा दौलत से मालामाल कर सकता था और वो लोग पैसे के लिए कोई भी हद पार करने को तैयार थे। एक छोटी-सी लड़की को रास्ते से हटाकर इतने बड़े पॉलिटिशियन की टीम का हिस्सा बनने का मौका वो अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते थे। ठीक है, मैं इस लड़की को अपनी आँखों के सामने मरता देखना चाहता हूँ, फिर अगली मुलाकात मुल्तान में होगी और इसके मौत का वीडियो मैं बहराम शाह को सेंड करूँगा, जिसे देखकर वो तड़प-तड़प कर मरेगा। फ़ोन बंद करते हुए इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट खिली थी। बस कुछ पल और फिर इसने वो मंज़र देखना था, जिसे देखने के लिए वो पिछले 15 साल से दिन-रात तड़प रहा था। बहराम शाह को तड़प-तड़प कर मरते देखना। दूसरी तरफ इस वक़्त वाजिद का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था, जो आकर ये बताने वाला था कि इसकी शहज़ादी पर हमला किसने किया। जाज़िम बहराम के घर से निकल के सीधा कराची की तरफ आया था। ये तकरीबन 2 घंटे का सफ़र था, जिसे तय करते हुए जाज़िम मुसलसल जमल के बारे में सोच रहा था। गब्बर की सारी इन्फॉर्मेशन वो ले चुका था, ज़रूरत से ज़्यादा साफ़ रिकॉर्ड था इसका। लड़की की मार-पीट, राह चलती लड़की पर लाइन मारना और अंदर ही अंदर स्मगलिंग का काम करना, लेकिन इस सब के बावजूद भी मजाल है जो इसका कोई रिकॉर्ड पुलिस की बुक में शामिल हो। वो अपने काम बड़े सफाई से करता था, लेकिन पुलिस की मार से बहुत डरता था और ये सारी बातें उसे छोटे जासूस ने बताई थी, जो पिछले कुछ दिनों से जमल के कहने पर इस पर नज़र रखे हुआ था। जमल जानना चाहती थी आखिर ये लड़का हर उस जगह कैसे पहुँच जाता है जहाँ वो शारिक को ढूँढने जाती है। छोटा जासूस ये सारी बातें तो पता नहीं लगा सका है, हाँ, लेकिन गब्बर की सारी इन्फॉर्मेशन जाज़िम तक पहुँचा चुका था। जासिम को ये बच्चा बहुत अच्छा लगता था, जो बिना किसी मतलब के इनकी न सिर्फ मदद करता था बल्कि अपनी जान पर खेल जाता था। जासिम ने इसकी पढ़ाई का सारा खर्चा अपने सर ले रखा था, लेकिन ये बात अलग थी कि पढ़ता कम था और मस्तियाँ ज़्यादा करता था। जासिम लाला यहाँ अंदर है वो कपड़े का बच्चा जो जमल बाजी को बहुत तंग करता है। वो जाइए और लगाइए हथकड़ी। बुरा बड़ा हीरो बनकर घूमता है, अपने आप को किसी फ़िल्म का हीरो समझता है, गुंडा कहीं का। छोटा जासूस अभी बोल ही रहा था कि ज़्यादा बंदा चला गया, पीछे ही वो भी आ गया और वही सामने पत्ते पे पत्ता फेंकते लड़के पर छोटे जासूस ने इशारा किया। जादू ने पहले तो इसके स्टाइल को देखते हुए ठंडी सांस भरी, फिर गुस्से से आगे बढ़ते हुए इसके गिरेबान को पकड़ा और बिना इसकी बात सुनते हुए इसे घसीटते हुए बाहर लाकर अपनी गाड़ी में डाला, जबकि गब्बर इसके गुस्से को समझे बगैर अपने ही बोले जा रहा था। अबे भाई कौन है तू? क्यों इतने ज़ोर से पकड़ा हुआ है? अबे भाई कोई जवाब तो दे। तू बोलता है दो हाथ कर लेते हैं, लेकिन जब इसने पुलिस की जीप देखी तो इसका मुँह बंद हो गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद इसका बाजा फिर से बजने लगा। साहब जी मैंने क्या किया है? साहब जी मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? कहीं तुम पुलिस में तो नहीं? कसम ले लो साहब जी, माँ की कसम साहब जी, कभी कोई गलत काम नहीं किया। बकवास बंद करो, माँ की कसम खाते शर्म नहीं आती? वो गुस्से से दहाड़ते हुए बोला था। साहब मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मेरे को जाने दो साहब जी, मैंने कुछ नहीं किया, कसम से वो राह के लोग ही मेरे साथ पंगा ले रहे थे, एक दो गुस्से मैंने भी लगा दिए, वो न जाने किस बारे में बात कर रहा था, लेकिन जाजिम को इस असूल तकरीर से कोई लेना देना, बेफजूल तकरीर से कोई लेना देना नहीं था। अपनी बकवास बंद करो और खामोशी से बैठो। जमल जुनैद खान को कितने दिनों से तुम मुसलसल तंग कर रहे हो? क्या समझा था कोई बेबस बेसहारा लड़की है जिसे तुम जैसा छड़क छाप गुंडा तंग करेगा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा? वो इसे देखते हुए बोला था। साहब जी मैं कुछ भी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन बसंती का नाम मत लो। इसको मेरे काम से या मेरी लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। कहीं कहीं इसने पर्चा तो नहीं करवा दिया मुझ पर? जमल के जिक्र पर मोहब्बत से बोलते हुए अचानक ही सदमे से बोला था। इसने क्या करवाया है क्या नहीं वो तो तुझे तेरे ससुराल जाके पता चलेगा। इसके अंदाज ने जाजिम को मजीद गुस्सा दिलाया था। नहीं मेरे को नहीं जाना ससुराल, मैं शादी के बाद ससुराल जाएगा, हमारे यहाँ शादी से पहले ससुराल जाने का रिवाज नहीं है।
गब्बर इसकी बात का मतलब समझते हुए तेजी से बोला था, लेकिन हमारे यहाँ रिवाज है, शादी से पहले ससुराल ले जाकर खातिरदारी करना। आप अपने रिवाज को हम जरूर निभाएंगे। इसकी बात का जवाब इसी के अंदाज में देता हुआ वो गाड़ी की स्पीड बढ़ा चुका था, जबकि गब्बर बस यही सोच रहा था कि इस खातिरदारी के बाद वो कितने दिन सुकून से कुर्सी पर बैठ नहीं पाएगा। बुखार की शिद्दत में बहाल वो इस वक्त बाहर बैठी दादो साईं से प्यार ले रही थी, जबकि दादो अपनी पोती की हालत देखकर परेशान हुए जा रही थी। कभी जिंदगी में इतना दर्द महसूस नहीं किया था। यही वजह थी कि इस वक्त इसकी बुरी हालत हो रही थी, और बुखार अलग से जो सबको परेशान किए जा रहा था। बहराम 4 बार डॉक्टर को बुला चुका था, और डॉक्टर ने यही कहा था कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी, जबकि इसका चिड़चिड़ापन और जिद्दी अंदाज देखते हुए हर कोई इसे हाथ का छाला बनाए हुए था। लाला साईं, आज तो आपका और मेरा मैच था ना बैडमिंटन का। वो दादू साईं की गोद में सर रख के जरा सी आंखें खोल कर बोली, मेरी गुड़िया तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम रोज खेलेंगे। वो ऐसे मोहब्बत से पुचकारते हुए बोला, नहीं, मैच अभी और इसी वक्त होगा। मेरी जगह दिल में दीदा मैच खेलेंगी, और अगर हम जीत गए तो आपको 2 दिन हमारा गुलाम बनकर रहना होगा, वो भी जब हम चाहेंगे तब। तो वो फैसला करते हुए उठकर बैठ चुकी थी, जबकि इसका ध्यान अपने दर्द से हटाने के लिए दिल और बहराम फौरन इस मैच के लिए मान गए थे। और जैसे ही मैच शुरू हुआ, दिल को एहसास हुआ कि वो बैडमिंटन में इसके सामने एक छोटी बच्ची है, जबकि जानू साइंस अपने कॉलेज की जानी मानी बैडमिंटन प्लेयर थी। इसे कोई आसानी से नहीं हरा सकता था, और सामने खड़े चैंपियन का मुकाबला करना दिल के बस से बाहर था। तैयार रहना 2 दिन की गुलामी के लिए वो इसके कान में गुनगुनाया था। इरादा ये बताने का था कि वो हारने का इरादा बिल्कुल नहीं रखता, और ये बात तो दिल भी जानती थी कि वो मजाक में भी कभी नहीं हारता। जानू साई को ऐसी वैसी प्लेयर नहीं थी। वो अच्छे से जानती थी कि कौन जानबूझकर हार रहा है और कौन मेहनत से जीत रहा है। अगर वो जानू साई को खुश करने की छोटी मोटी कोशिश कर भी लेता तो इसके नाराज होने के ज़्यादा चांसेस थे। इसलिए दिल को ये मैच बड़ी बुरी तरह से हारना पड़ा। हाथ तो इस खेल का फैसला ये है कि अब जानू साईं और दिल साईं बिल्कुल ठीक-ठाक हो जाएँगी तो 2 दिन तक ये मेरी गुलामी करेंगी। वो चाय का कप अपने हाथ में लेकर मुस्कुराता हुआ बोला था, जबकि सारा ध्यान जानू साईं के बिगड़े हुए चेहरे पर था। अगर मैं हारती तो दिल दीदा गुलामी नहीं करती। इसी तरह से अगर दिल दीदा हार गई हैं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब 2 दिन की गुलामी दिल दीदा अकेले करेंगी। गुलामी की बात और मुकद्दम शाह की बेटी मान जाए, हरगिज़ नहीं। इसीलिए फ़ौरन अपनी तरफ से झंडा लहराते हुए इसने बता दिया कि हारी दिल है वो नहीं, जबकि इसकी चालाकी पर बहराम कहका लगाकर हंसा था। तो ठीक है, अपनी शर्त याद रखिए मैडम, अब जब मेरा दिल चाहेगा आप 2 दिन तक मेरी गुलामी करेंगी। ये ना हो कि गुलामी के बाद सुनकर आप भाग जाएँ। और वो इसे देखते हुए दिलकश अंदाज में मुस्कुराया था। मैं करदम शाह की बेटी हूँ, बहराम साईं, हार कर भाग जाने वालों में से नहीं हूँ। शर्त के मुताबिक जब आप कहेंगे 2 दिन तक आपकी गुलामी करूँगी। अगर चाहें तो अब भी करने को तैयार हूँ। 2 दिन आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी। वो सीने पर हाथ लपेटे बड़ी दिलेरी से इसकी आंखों में आंखें डालकर बोली थी, बाद में इनकार मत कर देना। बहुत जल्द इस खेल का मुआवजा हासिल करूँगा। वो दिलकश अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला तो दिल ने फौरन हाँ में सर हिलाया। ए छोटी गुड़िया, जल्दी से यहाँ आ और अपनी मम्मा को बता कि वो किराएदार ढूंढ रही है। ये ना ढूंढ रही थी ना, ये साहब किराएदार हैं, तुम लोगों का घर लेना चाहते हैं। एक यासिम एक दुकानदार से पूछ रहा था, क्या इस मोहल्ले में से कोई घर रहायश के लिए मिल सकता है। शारिक ने एसी इसी दुकानदार के पास जाने के लिए कहा था, तो दुकानदार ने सामने ही खेलती हुई बच्ची को पुकारा, जिसे पहचानने में जासिम को ज़रा देर नहीं लगी थी। ये वही बच्ची थी जो इसकी गाड़ी के सामने आते-आते बची थी। अरे दोस्त, आप यहाँ कैसे हैं? बच्ची भी अगले ही लम्हे इसे पहचान चुकी थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ दोस्त, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो इस मासूम बच्ची के साथ ज़मीन पर बैठकर पूछने लगा। इतने दिनों बाद इस बच्ची को देखकर इसे खुशी हुई थी। मैं तो यहीं रहती हूँ, वो सामने मेरा घर है। बच्ची ने फ़ौरन बताया था। यासिम को इस जगह घर चाहिए था क्योंकि शारिक के मुताबिक यहाँ कोई आदमी गलत काम के लिए छुपा हुआ था। ये एक मोहल्ला था जहाँ बहुत सारे घर थे। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर किसी को भी किसी किस्म का नुकसान हो। शारिक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक यासिम यहाँ रहायश पजीर होने जा रहा था ताकि वो इस आदमी को गलत काम करने से रोक सके। सुनो बेटा, तुम लोगों को किराएदार चाहिए था ना? इन सबको यहीं पर घर चाहिए तो अपनी माँ से बात करके ऊपर वाला कमरा जिसका रास्ता अलग से निकलता है वो कमरा इनको दे दे। ये साहब ज़्यादा वक्त नहीं रुकेंगे, 2-4 महीने की ही बात है।
तो और तो कह देना राशिद अंकल के भरोसे का आदमी है। भाई जी आपको यहाँ कोई मसला नहीं होगा, इस घर में ये बच्ची और इसकी माँ ही रहती है। पिछले किराएदारों ने अपना घर बना लिया इसीलिए वो घर छोड़कर चले गए, वरना इन लोगों को कोई मसला नहीं था। आपका रास्ता अलग से निकलेगा, वो इनका रास्ता नीचे सड़क पर ही आता है। आप आराम से यहाँ रह सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। छोटी जा साहब को अपने साथ ले जा, वो तफसील से बताते हुए बच्ची से कहने लगा, जो इसका हाथ पकड़कर कब से इसके चलने का इंतजार कर रही थी। ये दुकानदार शारिक के किसी जानने वाले के भरोसे का आदमी था, जिसने इस आदमी को समझाया था कि यासिम को किसी अच्छी जगह घर दिलाए और किसी को भी इस पर शक नहीं होना चाहिए। बच्ची इसे अपने साथ एक छोटे से घर में लाई थी। मम्मा बाहर आओ, राशिद अंकल ने किराएदार भेजा है और आपको पता है कि ये किराएदार वही है जो इस दिन मुझसे मिले थे। ये मेरे दोस्त हैं, आप बाहर आए आए ना। बच्ची दौड़कर किचन में गई और किसी लड़की को घसीटते हुए बाहर लाई थी, लेकिन सामने खड़े वजूद को देख यासिम की सांसें जैसे थम ही गई। अभी जिंदगी जीते वक्त ही कितना हुआ था कि इतनी आसानी से किसी ने जीने का हक ही छीन लिया। इसे देखकर तो कभी नहीं लगा था कि वो 5 साल की एक बच्ची की माँ होगी। वो मुसलसल नजर जमाए सामने खड़ी लड़की को देख रहा था, जबकि वो इसे पहचानने के बाद इसे ऊपर वाले कमरों के बारे में बता रही थी। इसने खुद ही राशिद भाई से कहा था कि इसे कोई किराएदार चाहिए। काफी देर तक वो इसे ऐसे ही बोलते हुए देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे पलट गया। बच्ची पीछे अरे अरे करती रह गई, लेकिन वो रुका नहीं। मामा लगता है दोस्त को हमारा घर पसंद नहीं आया। वो बालकनी से झांकते हुए इसे गाड़ी में बैठकर जन से गाड़ी आगे बढ़ाते देखकर उदासी से बोली, जबकि इसकी बात पर विशाल मुस्कुरा दी। यहाँ बहुत लोग आते हैं इसे घर को किराए पर लेने के लिए, कोई नई बात ना थी। इस बार अगर कोई गड़बड़ हुई ना तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, वो इन सबको घूरते हुए बोला। इस वक्त वो लोग घर के बाहर खड़े थे। रात 2:30 बजे का वक्त था जब आहिस्ता से दीवार पर लाकर वो घर के अंदर दाखिल हुए। ना तो इस घर में कोई सिक्योरिटी थी और ना ही रखवाली के लिए कभी किसी जानवर को रखा गया था। 15 साल पहले इस हादसे के बाद हवेली बुरी तरह से राख हो गई थी, जब नाजिया अपनी दोनों मासूम पोतियों के साथ हमेशा के लिए शहर के इस बंगले में शिफ्ट हो गई। इन्हें कभी भी किसी किस्म के मुलाजिम या गार्ड की जरूरत पेश नहीं आई थी। ये बात अलग थी कि इनके लिए गांव का आज भी बच्चा बच्चा अपनी जान देने को तैयार था। कमरा वही था, इसीलिए इन्हें कमरा ढूंढने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसी तरह से वो खामोशी से दूसरी बार कमरे में दाखिल हुए। इस बार इस कमरे में एक लड़की की बजाय को औरत हो रही थी, जिससे इन लोगों को कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने खामोशी से क्लोरोफोल का रुमाल इस औरत के साथ साथ लड़की के मुंह पर भी रख दिया और इनको बेहोशी की का यकीन करते ही लड़की को छुरी की मदद से मारने की कोशिश करने लगा। रुक जाओ बेवकूफ, तुम पागल तो नहीं होगे? अगर इसे यही मारना था तो बेहोश करने की क्या जरूरत थी? हमें सबसे पहले इसे मुल्तान पहुंचाना है ताकि दानिश शाह सूरी के सामने इसके 2 टुकड़े कर सकें, लीडर ने कहते हुए इस पर चादर फेंकी और फिर खामोशी से वो चारों से पांचवें वजूद को उठाकर बाहर ले गया। आगे इसके नसीब में क्या लिखा था खुदा के सिवा और कोई नहीं जानता था। इतना ज्यादा वक्त हो गया है, अभी तक जानू साईं और दादू साईं क्यों नहीं जागी? शायद जाग रही होंगी, बाहर नहीं आई लगता है। जानू साईं की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। दिल अपने कमरे से निकलते ही फौरन इनके कमरे की तरफ आई थी, क्योंकि वो सुबह इन्हें अक्सर बाहर बैठा देखने की आदी थी। वो 3 बार दरवाजा खटखटाने के बावजूद भी जब इन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो दिल को फिक्र होने लगी। दादो साईं दरवाजा खोलें, लगता है दादो साईं अभी तक जागी नहीं। 2-3 बार दरवाजा खटखटाने के बावजूद दरवाजा न खोलने पर दिल ने यही नतीजा निकाला कि दादो साईं अभी तक नहीं जागी। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर इनका इंतजार कर लेती हूँ। वैसे भी कल सफर से थकी हुई आई थी, बल्कि मैं इनके लिए नाश्ता बना देती हूँ। वो कुछ सोचते हुए किचन की तरफ आई। नाश्ता बनाते हुए इसे अचानक ही कल बहराम की ये बात याद आ गई। न जाने बहराम इससे क्या करवाने वाला था। 2 दिन की गुलामी में वो इससे क्या करवा सकता था, वो जानती थी। वो कभी हद से नहीं बढ़ेगा, अगर हद से बढ़ना होता तो वो तमाम हक महफूज रखता। लेकिन इसने कभी भी दिल के साथ ऐसी कोई गैर इखलाकी हरकत नहीं की थी जिस पर वो इससे खौफजदा होती। लेकिन जिस तरीके से कल वो इससे बात कर रहा था, दिल इसे लेकर थोड़ी परेशान तो थी। नाश्ता बनाते हुए इसे बाहर से किसी के चलने की चाप सुनाई दी, लेकिन लगता है दादू साईं बाहर आ गए। इसने चाय का कप उठाते हुए बाहर की तरफ
की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन सामने ट्रैक सूट में बहराम को बाहर निकलता देखकर फौरन छुपने की कोशिश करने लगी, जबकि इसी की हरकत पर बहराम के लबों पर तबस्सुम सा आया था। इस तरह से छुपने का कोई फ़ायदा नहीं दिल साईं, मैं आपका दीदार कर चुका हूँ। यकीन करें ये सुबह मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन सुबह है। मैं सुबह में से एक है। वो मुस्कुराते हुए इसके पीछे रुका था। मैं मैं कहाँ छुप रही हूँ और मैं क्यों छुपने लगी आपसे? मैं तो ये लेने गई थी जो कप वो दादो साईं के लिए लेके जाने वाली थी और इसकी तरफ बढ़ाया, और वो इस पर पहले की तरह गुस्सा क्यों नहीं कर पा रही? क्यों वो इससे अपनी नफ़रत का इज़हार नहीं कर पा रही? वो अपने वालिदैन, अपने भाई, अपने चाचा-चाची की मौत को इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकती थी, जिसका ज़िम्मेदार सामने खड़ा ये शख्स था। लेकिन जानू साईं को इसने बचाया था। दिल ने एक बेबस से दलील पेश की, लेकिन कोई एहसान नहीं था। इसने अपनी बहन को बचाया था। इसके दिमाग ने फ़ौरन इसकी दलील को झुठला दिया था। थैंक यू सो मच। वैसे तो मैं जॉगिंग से पहले कुछ नहीं खाता। तुमने इतनी मेहनत से बनाया है तो मैं ज़रूर लूँगा। इसने मुस्कुराते हुए चाय का कप थाम लिया। इसकी नज़रों से वो बेहद कन्फ्यूज़ हो रही थी, जैसे समझते हुए बहराम मुस्कुराते हुए बाहर चला गया और अपनी चाय पीने लगा। थोड़ी देर के बाद दिल को दरवाज़े के बंद होने की आवाज़ सुनाई दी, मतलब कि वो जा चुका है। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो वापस आया। चाय और नाश्ता ठंडे हो चुके थे। न जाने कितनी बार दिल कमरे का दरवाज़ा खटखटा चुकी थी, लेकिन न जाने क्या बात है कि दादो साईं कमरा नहीं खोल रही थी। इसे दादो साईं के कमरे के साथ उलझते देख वो पूछने लगा, क्या बात है दिल, दादो साईं अभी तक जागी नहीं क्या? वो इसके पास आकर पूछने लगा तो इसने नफ़ी में सर हिलाया। 9:30 बजने वाले थे। इसे पता था अब दिल वहाँ नौकरी के लिए कभी नहीं जाएगी, लेकिन इसे तो जाना था। दादो साईं अभी तक क्यों नहीं जागी? इसने 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाया तो परेशानी मज़ीद उभरने लगी। इसकी डुप्लीकेट की ले कहाँ है? इसने इसे देखते हुए पूछा, जिस पर दिल ने किचन में ऊँची शेल्फ के बारे में बताया। यकीनन अगर वो ज़्यादा ऊँची नहीं होती, तो वो खुद ही कमरा खोल के देख लेती। बहराम सर हिलाता चाबी लेने चला गया, लेकिन जब इसे चाबी की मदद से दरवाज़ा खोला तो जानू साईं को गायब और दादू साईं को बेहोश देखकर इसके अपने रोंगटे खड़े हो चुके थे। नूर यासिम तुम्हें सबसे ज़्यादा मिस कर रहा था। रोज़ टेबल पर कहता कि न जाने अम्मा साईं तो क्या कर रही होंगी। नूर कल से वापस आई हुई थी, लेकिन न जाने यासिम कहाँ था। ये नहीं था कि वो इसे नोट नहीं करती थी। वो इसका बच्चा था जिसे पैदा करते हुए इसने न जाने कितनी मुसीबतों को झेला था। डॉक्टर ने कहा था कि यासिम की जान बचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान नूर ने बहुत बाहर इस मासूम को ख़त्म करने की कोशिश की है, लेकिन इसके नसीब में दुनिया में आना लिखा था। वो कैसे इस तरह से चला जाता है? इसके पैदा होते ही नूर ने इसे मुँह फेर लिया। न जाने कितने सालों से वो इसकी नफ़रत का शिकार हो रहा था। इसने कभी नूर से या हैदर से इस बात का गिला नहीं किया था। वो नूर के रवैये से ही समझ चुका था कि वो क्या है, और एक रेप चाइल्ड को कभी किसी की मोहब्बत नहीं मिलती। ये तो अल्लाह का एहसान था कि हैदर और ज़ाइला इससे बेपनाह मोहब्बत करते थे। तो क्या था कि इसके नसीब में नूर की मोहब्बत नहीं थी। वो तो अपनी माँ से मोहब्बत करता था, बेशुमार करता था। हैदर ने हर मुमकिन कोशिश से नूर को समझाया था कि जो कुछ भी हुआ इसमें यासिन की कोई गलती नहीं है, लेकिन वो हमेशा इसे ये कहकर चुप करा देती थी कि मेरी क्या गलती थी। शादी के 4 माह बाद जब नूर को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तब लंदन में इसका इलाज चल रहा था। वो ज़िंदगी की तरफ वापस लौट रही थी, लेकिन इस खबर ने उसे एक बार फिर से अंधेरों में धकेल दिया था। 2 बार इस बच्चे को ख़त्म करने की कोशिश में नूर की अपनी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से बची थी, लेकिन वो इतनी सख्त दिल हो चुकी थी कि अपने आप को ख़त्म करने के लिए भी तैयार थी। एक बार अपने हाथ की कलाई को काट कर इसने यासिन को दी की ज़िंदगी खतरे में डाली, तो दूसरी बार ज़हर खाकर इसने इसे ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत सख्त जानता है ऐसे कुछ भी ना हुआ है। हैदर ने इसे यकीन दिलाया कि वो कभी किसी को पता नहीं चलेगा कि ये इसका बच्चा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इस हकीकत से वाकिफ़ थे। यासिन फैमिली की तरफ नहीं जाता था। ऐसे लगता था कि सबके बीच में सब लोग इसे किसी गंदे ढेर की तरह देख रहे हैं। इसे इन सब लोगों से खौफ आता था, जो बेमानी अंदाज में इसे देखते हुए मुस्कुराते थे। वो इनकी मुस्कुराहट का मतलब 13 से 14 साल की उम्र में ही समझने लगा था। और फिर अपनी माँ की नफ़रत को देखते हुए इसने एक रात वो राज़ भी सुन लिया जो इसका बाप इससे छुपाने की कोशिश कर रहा था। अपनी ज़ात के लिए ये हकीकत जानकर यासिन को लगा कि इस दुनिया में इसका कोई अपना नहीं है, लेकिन हैदर ने इसे ना सिर्फ़ एक बाप का प्यार दिया, बल्कि वो इसका एक बेहतरीन दोस्त भी था, जिसके साथ वो अपनी हर बात आसानी से शेयर कर सकता था। आज सुबह तक कितना खुश था। वो अपने बाप को निशाल के बारे में सब कुछ बताने जा रहा था, लेकिन आज इससे ये खुशी भी छिन चुकी थी।
कल तक जिस लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के बारे में सोच रहा था, आज इसे ये पता चला था कि वो लड़की तो पहले ही किसी और की हो चुकी है। इसने घर में कदम रखते नूर को सामने सोफे पर बैठे हुए देखा। इस वक्त शायद वो इसकी नज़रों की नफरत को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए खामोशी से वहीं से पलट गया। हैदर इसके इस तरह से पलट कर जाने पर परेशान था। वही सुबह से नूर को इससे ठीक से बात करने की नसीहतें करता हुआ नूर को देखने लगा, लेकिन नूर ने इसे कुछ भी ना कहा, बल्कि वो तो इससे कभी कुछ नहीं कहती थी। आज पहली बार नूर ने भी इसका सामने से गुजर कर जाना महसूस किया था। पानी पानी सूखे लबों पर ज़ुबान फेरती वो बार-बार एक ही लफ्ज़ दोहरा रही थी। बुखार बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुका था। दाँतों साईं दीदा पानी, वो बड़ी मुश्किल से अल्फ़ाज़ अदा कर रही थी। आहिस्ता से आँख खोली। इसे अपना वजूद किसी नरम गद्दे पर नहीं बल्कि पत्थरों से भरी ज़मीन पर महसूस हुआ था। बहराम लाला, इसने उठने की नाकाम सी कोशिश की थी। जब बाजू से दर्द की लहर उठी थी, लबों से बेख्तियार बेआवाज़ चीख निकली। इसे कहाँ दर्द बर्दाश्त करने की आदत थी। बहुत लगता है लड़की को होश नहीं आया या फिर से बेहोश हो गई। इसे होश में लाने की कोशिश करें क्या? एक लड़के ने लीडर से पूछा। नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसे यहीं पड़ा रहने दो, वो इसे देखते हुए बोला। तो लड़के ने हाँ में सर हिलाया। वैसे वो बहुत खूबसूरत है। तीसरी लड़की ने मुंह पर हाथ फेरते हुए हवसज़दा अल्फाज में कहा। सोचना भी मत, बच्ची है, और वैसे भी हम इस तरह के काम नहीं करते, क्योंकि सूरी साहब को इस तरह के कामों से नफरत है। और मत भूलो कि हम कोई भी गलती करके इस वक्त सूरी साहब की नज़रों से दूर नहीं हो सकते। जब ये लड़की सूरी साहब के सामने आए तो बिल्कुल सही सलामत होनी चाहिए, समझ रहे हो ना मेरी बात का मतलब? सूरी साहब ने इसकी वीडियो बनाकर किसी को सेंड करनी है। वो इसे देखते हुए बोला तो अपनी हवस मार कर रह गया। जबकि ज़मीन पर पड़ी वो लड़की इसके अल्फाज सुनकर सख्ते में आ चुकी थी। वो इस वक्त कहाँ थी? ये कौन सी जगह थी? वो तो अपने घर पर थी, यहाँ कैसे आई? ये लोग कौन थे? वो इसे क्यों मारने की बात क्यों कर रहे थे? और वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। बुखार की शिद्दत मज़ीद बढ़ रही थी। दर्द से इसका जिस्म टूट रहा था, सर अलग से दर्द कर रहा था, जबकि बाजू से फिर से खून बहने लगा था। लेकिन वो सुन रही थी सिर्फ इन लोगों की बातें, जो ना सिर्फ इसकी जान लेना चाहते थे बल्कि अपनी इज्जत भी अब खतरे में महसूस कर रही थी। वो कहाँ है? यहाँ कैसे पहुंची? ये बातें फिलहाल सोचने का वक्त नहीं था, बल्कि इसे यहाँ से निकलना था। या अल्लाह मुझे बचा लें। अपने चेहरे से पसीना साफ करती वो बड़ी मुश्किल से उठ पाई थी। बुखार ने इसके जिस्म को बिल्कुल बेजान किया हुआ था। इसने एक बार बाहर इन चारों को देखा जो किसी शिकारी की तरह इसकी जान लेने को तैयार थे, लेकिन इसे यहाँ से किसी भी हाल में निकलना था। इसने एक नज़र सामने खुले दरवाजे की तरफ देखा। इसे किसी भी तरह इसे इस दरवाजे तक पहुंचना था ताकि वो यहाँ से बाहर निकल सके। यहाँ सिर्फ दो ही कमरे थे, वो भी दरवाजे के बिल्कुल सामने। दूसरे कमरे का भी अंदाज़ा इसने इस तरह से लगाया था कि वो लोग हर थोड़ी देर से में उठकर अंदर की तरफ जाते थे। यकीनन इसके कमरे के साथ कोई और कमरा भी जुड़ा हुआ था। ठीक है, तुम दोनों अब जागते रहो, मैं और हमाद सोने जा रहे हैं। फिर जब हम जागेंगे तब तुम दोनों सोने चले जाना और हम इस लड़की पर नज़र रखेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, लड़की पर नज़र रखना इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। वो कहते हुए एक नज़र दरवाजे की तरफ देखकर इसकी इसकी तरफ बढ़ता कि इसे देख सके। इसे इस तरफ आता देखकर हुर्रम फौरन वापस इसी जगह पर आई और लेट गई, ताकि इन लोगों को यही लगे कि वो अभी तक बेहोश है, होश में नहीं आई। सर, अगर ये लड़की होश में आकर भागने की कोशिश करती है तो दूसरा लड़का इसके पीछे आया था, तो भी कहाँ जाएगी? वो इस अनजान शहर में कहाँ जा सकती है? शायद इससे पहले ये शहर में कभी आई हो, लेकिन इस जगह कभी नहीं आई होगी। लीडर हंसता हुआ उठा और बाहर चला गया। इनकी बातों से वो इस बात का अंदाजा तो लगा चुकी थी कि वो अपने शहर में नहीं है, लेकिन वो कहाँ है? वो यहाँ कैसे पहुंची? ये लोग इस मकसद से यहाँ लाए हैं। ये एक तरफ बुखार से इसका बुरा हाल है, जबकि दूसरी तरफ डर और खौफ ने इसे मजीद बीमार कर दिया था। इस वक्त इसे इतनी प्यास लगी थी, इसे यकीन हो चुका था कि अगर इसे पानी नहीं मिला तो वो मर जाएगी, लेकिन वो इन लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो नहीं करना चाहती थी, इसलिए खामोशी से ज़मीन पर पड़ी रही। ताशा जब से घर आई थी, जाज़म का इंतज़ार कर रही थी। दरिश की दादी ने इससे शादी की बात की थी। इसका कहना था कि 2 साल हो चुके हैं निकाह को, अब दरिश की रुखसती हो जानी चाहिए। लेकिन इसकी ख्वाहिश थी कि इसकी दोनों बहू एक साथ इस घर में आए, इसीलिए वो जाजिम से शादी के बारे में पूछना चाहती थी। वो चाहती थी कि अब इससे शादी के लिए बात करे। जहीला के पेपर्स हो चुके थे, आजकल बिल्कुल फारिग थी, और दूसरी तरफ से जरिश की दादी शादी के लिए जोर दे रही थी। इसमें कुछ गलत नहीं था, वो हक पर थी। 2 साल हो चुके थे निकाह को, अब अपनी पोती के बारे में सोचना कोई गलत बात ना थी। इसे पता था शाजिम को तो ये बात उनका बहुत खुश होगा, लेकिन शायद जाज़म इस
इस वक्त शादी के लिए तैयार नहीं होगा, जबकि जमल बहुत खुश थी कि इसके भाइयों की शादी होने वाली है। तायशा ने इसे ये भी कहा था कि जल्द ही वो इसके साथ हाथ भी पीले करने की मुकम्मल तैयारियों में है। इसकी बात को हमेशा की तरह नज़रअंदाज करती वो अपने कमरे में नहाने के लिए चली गई थी। बाहर आई तो इसका फ़ोन बज रहा था। अनजान नंबर देखकर वो परेशान हुई, लेकिन इस अनजान नंबर से फ़ोन आते रहते थे। यकीनन इसका कोई जासूस खबर देने के लिए ही फ़ोन कर रहा होगा। इसने फ़ौरन ही फ़ोन उठाया, लेकिन अगली पुकार पर इसकी हंसी छूट गई। हाय मार डाला साले साहब ने, हड्डियां तोड़ दी, बैठने के काबिल नहीं रहा मैं। बसंती गब्बर की आवाज़ स्पीकर से आते ही वो अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो जानती थी जादम इसका अच्छे से कचूमर बनाने वाला है। हाँ तो मिस्टर गब्बर, अब पता चला मैं कौन हूँ। क्या अब भी मजीद मेरे बारे में जानने की ख्वाहिशमंद हो? अगर हो भी तो मुझे कोई मसला नहीं है, एक बार फिर से अपने भाई को भेजूंगी। क्या? वो हंसते हुए अब कुर्सी पर बैठ चुकी थी। अरे नहीं बसंती, अब इस थानेदार को दोबारा मत भेजना। इतनी धुलाई की है मेरी साले सामने, जिंदगी भर धुले हुए कपड़े नहीं पहनूंगा। इस तरह ऐसे खातिरदारी की है ससुराल ले जाकर कि अब बारात भी ससुराल नहीं लेकर आऊंगा, बल्कि तुझे रास्ते से ही उठा ले जाऊंगा। इतनी मार खाने के बाद भी इसे अक्ल नहीं आई थी। जमल सोच कर रह गई, तुम एक नंबर के लोफर और सड़क छाप आदमी हो। तुम सुधर जाओ, ये मैं सोच कैसे सकती थी। लेकिन मेरे भाई को नहीं जानते तुम, अगर वो एक बार फिर किसी से जिद लगा लेना तो आए दिन इसे खातिरदारी के लिए थाने बुलाता रहता है। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे भाई की नज़रों में आओ। बेकार में हर हफ्ते धुलाई हो जाएगी तुम्हारी। जमल ने इसे एक बार भी नहीं पूछा था कि इसका नंबर इसके पास कहाँ से आया। वो जानती थी ऐसे गुंडे के लिए ये कोई नामुमकिन बात नहीं है। हाय बसंती, इतनी फिक्र अपने गब्बर की, तेरे लिए तो रोज चला जाऊं ससुराल साले साहब का दीदार करने। खैर अभी मैं काम कर रहा हूँ, तेरी याद आ गई तो फोन कर लिया तुझे। अब जल्दी से वापस आ जाओ, बहुत मिस कर रहा हूँ तेरे छापड़ को। वो लोफर पुराना अंदाज में कहता फोन बंद कर चुका था, जबकि इस जमल को अब गुस्से से इस फोन बंद हुए फोन को घूर रही थी। ये आदमी कभी नहीं सुधर सकता, गुंडा कहीं का। वो गुस्से से बुड़बुड़ाती हुई बाहर निकल चुकी थी। शाजिम ऑफिस के लिए निकल चुका था, क्योंकि तायशा ने इसे आकर बताया था कि इसके ऑफिस में एक लड़की को नौकरी चाहिए जो तकरीबन 1 डेढ़ महीने से इसके ऑफिस में काम करेगी। और वो अपनी माँ का फर्माबरदार फौरन हाँ में सर हिलाते हुए लड़की को नौकरी देने के लिए तैयार हो चुका था। लेकिन तायशा अब ये सोचकर परेशान थी कि कहीं वो दरिश को पहचान ही ना ले। वो कल इनसे पहले ही शहर के लिए निकल चुकी थी, इसलिए एक हॉस्टल में अपनी रहाइश ली थी, ताकि तायशा अब जाजिम को इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि इसका इरादा भी जल्द से जल्द शादी का था। वो अपने बच्चों के घर अब बसते हुए देखना चाहती थी, लेकिन जायला की जिद से बाखबर थी। देखो जाजिम, शाजिम से मैं जो भी कहती हूँ फौरन मेरी बात मान लेता है, और एक तुम हो जो कभी मेरी बात नहीं मानते। वो जब से घर वापस आया था ताशा से इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी। अम्मा साईं, ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आपको ऐसा कहना पड़ रहा है? प्लीज़ मुझे बताएं, या बल्कि हुक्म करें, क्या चाहती हैं आप? मैं आपकी बात ज़रूर मानूंगा। इसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से इसकी माँ से इस तरह से बात कर रही थी। ऐसे नहीं जाजिम, पहले वादा करो कि तुम मेरी बात जरूर मानोगे। ताशा ने फिर से कहा तो जाजिम मुस्कुरा दिया। आपका हुक्म सर, आंखों पर। कहें आपको क्या कहना चाहती हैं? वो मुस्कुराते हुए इसके पैरों में आकर बैठ चुका था। मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। वो बहुत जल्द जरिश की दादी शादी करवाना चाहती हैं, और मैं चाहती हूँ कि शाजिम के साथ साथ तुम्हारी भी शादी हो जाए। और अब खबरदार, जो तुमने कोई भी उल्टी सीधी बात की, मैं फैसला करके बात कर रही हूँ बस तुमसे। इसके चेहरे के बदलते हुए तासीरात देखकर ताशा फौरन बोली थी, ताकि वो इनकार ना कर पाए। वो और इसी की जल्दबाजी देखकर जाजिम बेख्तियार मुस्कुराया। इसकी तो दिल की मुराद भर आई थी, लेकिन वो ताशा के सामने इस बात का इजहार नहीं कर सकता था। आखिर एटीट्यूड और इज्जत नफ्स भी कोई चीज़ थी। वो अपनी माँ को कभी इस बात का इजहार नहीं करना चाहता था कि उसे शादी की जल्दी है। अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अपने लाडले बेटे को भी बता दीजिएगा कि सिर्फ वही फर्माबरदार नहीं है, आपका जाज़म भी है। वो मुस्कुराते हुए इसके माथे पर बोसा देता उठकर अंदर चला गया, जबकि इस की बात सुनने के बाद तायशा की खुशी की कोई इंतहा ना थी। सिर्फ इसे बताना है, तुम कहो तो मैं सारे शहर में बोर्ड लगा दूं कि मेरे बेटे जाजिम से ज़्यादा फर्माबरदार कोई है ही नहीं। ताशा मुस्कुराते हुए वहां से उठकर अपने कमरे में आई, ताकि हैदर को फ़ोन कर सके
और हैदर ने भी तो कुछ दिन पहले इशारों ही इशारों में इससे कहा था कि ज़ाइला अब आगे नहीं पढ़ेगी, बस इसके ये पेपर हो जाएं, इसके बाद वो इसके आंगन की आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहता है। मतलब साफ था कि वो भी शादी के लिए तैयार है, तो वो क्यों इन्हें बेवजह टालती रहती है। अब तो जाजिम की शादी के लिए तैयार था और ताशा भी। इसका बस चलता तो आज ही इन दोनों बहनों को घर ले आते, लेकिन वो तो अपने दोनों बेटों की शादी धूमधाम से करना चाहती थी। शाज़म ने इस लड़की को अपने ऑफिस में बुलाया जिसकी बात ताशा कर रही थी, लेकिन इस चेहरा देखकर इसने फौरन मुस्कुराकर इसे अंदर बुलाया था। आपकी सिफारिश मेरी अम्मा जान ने की है, जिसकी वजह से आपको ये नौकरी देनी पड़ेगी, लेकिन सिर्फ सिफारिश से काम नहीं चलेगा। सिफारिश नहीं चलती, यहाँ काम करना पड़ेगा। मुझे आपके काम में किसी किस्म की कोई गलती नज़र नहीं आनी चाहिए। इसकी नज़रें मुसलसल इसके चेहरे का तवाफ कर रही थी, जबकि ज़रिश बहुत गौर से ना सिर्फ इसे देख रही थी बल्कि समझ रही थी। आप बेफिक्र रहें, मैं अपना काम बिल्कुल ठीक से करूँगी। मैं सिर्फ 1 महीना ही यहाँ काम करूँगी। फ़ौरन एक्सपीरियंस के इसके बाद मैं अपने लिए कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूंगी, लेकिन फिलहाल मुझे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है। दरिश ने मुस्कुराते हुए कहा, यानी कि वो इसे पहचान नहीं पाया था। दरिश तो पहले ही जानती थी कि इसके सामने बैठा हुआ शख्स कौन है। शाज़म शुरू से ही फ्रेंडली किस्म का बंदा था, जल्दी लोगों से दोस्ती कर लेता था और अपनी तरफ मज़ाहिया तबीयत की वजह से सब लोग इसे बहुत पसंद करते थे। खास करके इसके ऑफिस में जो लोग इसके वर्कर थे, वो इन सब के साथ भी दोस्ताना रवैया रखता था और वो लोग बहुत एंजॉय करते थे। शाज़म का मानना था कि लोगों को अपने रोब में डालकर गुस्सा करवा के काम करने से बेहतर है मोहब्बत से इन्हें डील किया जाए। गुस्सा दिखाना, रोब जमाना, ये सब काम तो जाज़िम का काम था और वो ये बात कबूल ही नहीं कर सकता था कि कोई इसे जाज़िम के नाम से पुकारे। इन जनाब का कहना था कि वो एक अलग पर्सनैलिटी के मालिक हैं। जाज़िम इनका भाई ज़रूर है, लेकिन वो अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। ज़रिश के जाते हुए दूर तक इसकी नज़रों ने ज़रिश का पीछा किया था। और तो अम्मा साईं मेरी बीवी को मेरे ही सामने लाकर काम करवाएंगी, ग्रेट, लेकिन कैसे, क्या नहीं पता कि मैं इसका शौहर हूँ, या शायद अम्मा साईं ने बताए बगैर ही इसे यहाँ काम करने की इजाज़त दे दी है। खैर अच्छा ही है, मैं अपनी मनकूहा को किसी दूसरे के लिए काम नहीं करने दूंगा। माशाल्लाह, पहले तो बहुत प्यारी थी, अब तो कमाल की हो गई है। इसे 2 साल पहले का वो मंजर याद आया। घूंघट में वो खामोशी सी लड़की बैठी इसके साथ निकाह नामे पर साइन कर रही थी। वो नहीं जानता था कि इस लड़की को वो याद भी है या नहीं, या कभी इस लड़की को भी इसकी तस्वीर देखने का मौका मिला है कि नहीं, लेकिन वो इसे पहचान चुका था। इसे अपने सामने देखकर बहुत खुश था। दादू साईं को होश आया तो इन्हें सिर्फ और सिर्फ हुरम की पड़ी थी, और आखिर वो कहाँ गई। कमरा अंदर से बंद था, मतलब साफ था कि कोई इसे किडनैप करके ले गया था, या दूसरे हालात में वो घर से भाग गई थी। लेकिन इनकी मासूम पोती इतना बड़ा कदम तो हरगिज नहीं उठा सकती थी। इसके साथ कुछ बुरा हुआ था। बहराम ने जाजिम को इन्फॉर्म करने की बात की तो दादो साईं ने इसे मना कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि हुरम के घर से गायब होने की बात किसी को भी पता चले, कि वो अपनी पोती पर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इन्होंने बहराम से बस इतना ही कहा था कि इन्हें इनकी पोती वापस चाहिए थे सलामत, लेकिन कौन कर सकता था ऐसा, किसमें इतनी हिम्मत थी कि बहराम शाह की बहन को किडनैप करे। वो यही सब कुछ सोचने में मसरूफ था जब इसका फ़ोन बजा। हेलो, कौन बात कर रहा है? अनजान नंबर से कॉल उठाते हुए इसे यही लगा कि शायद कोई ब्लैकमेलर होगा, वही जिसकी ज़िंदगी को तुमने अंधेरों की नज़र कर दी। बहराम शाह, वही जो तुम्हारी वजह से अपना सब कुछ खो बैठा, वही जिसकी माँ को कत्ल करने की साजिश करते हुए तुमने अपने ही घर को आग लगाई थी, जिसका वजूद बर्दाश्त ना करते हुए तुमने अपनों को जला दिया। वही हूँ मैं जिसकी छोटी सी बहन को आग की नज़र करते हुए तुमने एक बार नहीं सोचा था। नफरत से फंकारती हुई आवाज़ पर बहराम शाह को जैसे होश की दुनिया में लाई थी। दाइम शाह सूरी। अगले ही लम्हे वो इसे पहचान चुका था। हाँ, दाइम शाह सूरी, बिल्कुल सही पहचाना तुमने। वो क्या है ना, जिनके साथ ज्यादती की जाती है वो इंसान कभी भूलता नहीं। मुझे यकीन था कि तुम मुझे नहीं भूलोगे। अपनी गलतियों का इल्ज़ाम मुझ पर मत डालो दाहिम शाह सूरी। अपने किए के गुनाह मेरे सर पर थोपने से बेहतर है कि तुम अपनी गलतियों पर गौर करो। हवेली में आग किसने लगाई थी ये सब जानते हैं। इसके अंदाज ने बहराम को भी गुस्सा दिलाया था। मैं गलत नहीं था बहराम, जिस गुनाह की सज़ा तुम लोगों ने मुझे दी है वो मैंने पहले नहीं किया था, लेकिन अब करूँगा। तुम्हारी मासूम बहन मेरे कब्ज़े में है और शायद कल तक इसकी लाश मैं तुम तक पहुँचा दूँगा। और इस मौत के बाद तुम ये मत सोचना कि मेरा बदला
पूरा हो गया, खेल तो अभी शुरू हुआ है बहराम शाह। जिस तरह से तुमने मेरे अपने को मुझसे छीन लिया, इसी तरह तुम्हें भी अब इस दर्द का एहसास होगा। नहीं दाहिम, तुम ऐसा नहीं कर सकते। देखो मेरी बहन की कोई गलती नहीं है, इसे छोड़ दो। कायरों की तरह पीठ पीछे वार करने से बेहतर है सामने आकर मेरा मुकाबला करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ और बहन का गुनहगार मैं हूँ तो बदला मुझसे ले लो, मेरी बहन से नहीं। मैं तुमसे बदला ले रहा हूँ बहराम शाह। तुम्हारी बहन की मौत के बाद ही तो तुम तड़पोगे। दाइम जोरदार कहका लगाते हुए फोन बंद कर चुका था। क्या हुआ बहराम, जानू साईं की कोई खबर मिली? दादो साईं के चेहरे की सख्त सख्ती और अल्फाज सुनती तड़प कर इसके करीब आई। दादो साईं, दाहिम शाह सूरी, वो काला साया आज भी हमारी जिंदगी में मौजूद है। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं अपनी बहन गुड़िया को कुछ नहीं होने दूंगा। हमारी जानू साईं को कुछ नहीं होगा। मैं इसे वापस लाऊंगा। मैं इस शख्स को दोबारा अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। मैं अपनी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा। वो अपना मोबाइल उठा के फौरन बाहर की तरफ भाग चुका था, जबकि दिल ने बड़ी मुश्किल से दादो साईं को सहारा देकर बैठाया था। जब से इनका बीपी बुरी तरह मुतासिर हुआ था, वो अब इस दरवाजे को देख रही थी कि कब ये लोग एक पल को इससे नजर हटाएं ताकि वो यहाँ से बाहर निकल सके। प्यास की शिद्दत अब मजीद बढ़ने लगी थी। सुबह से ऐसे ही पड़े रहने की वजह से इसकी हालत मजीद खराब हो रही थी। कमरे में किसी ने झांका तक नहीं था कि यहाँ पर कोई मौजूद पड़ा है। इस दुनिया में कितने बेहिस लोग थे, वो बस सोच कर रह गई। इस रात हमला करने वाला यकीनन यही लोग थे। और ये सूरी कौन था? किसके कहने पर इन लोगों ने इसे किडनैप किया था? आखिर कौन थे ये लोग? इससे क्या चाहते थे? आखिर इसके साथ इनकी क्या दुश्मनी थी? सूरी क्यों मरवाना चाहता था? वो तो अपनी जिंदगी में किसी सूरी को नहीं जानती थी जो इसकी जान लेना चाहे। इस बार और लोगों को की ड्यूटी चेंज कर चुके थे। वो लोग वापस आकर बैठ चुके थे, जबकि वो दो लोग सोने के लिए जा चुके थे। कल रात सफर में रहने की वजह से इनमें से कोई भी नहीं सो पाया था। पर देसी पर वैसे भी ये लड़की इन्हें क्या नुकसान पहुंचा सकती थी? वो इससे खौफजदा होते हैं। एक सिगरेट तो दे यार, इसे एक लड़के की आवाज सुनाई दी। यार मेरे पास तो नहीं है, रात से खत्म है, मत पूछ क्या हालत हो रही है। दूसरे लड़के ने जवाब दिया। अच्छा ठीक है, वो सामने दुकान दिख रहा है ना, मैं वहां से सिगरेट लेके आता हूँ, तू ध्यान रखना। अरे हाँ बेफिक्र रहो, वो लड़की अब भी अंदर बेहोश पड़ी है। क्या पता कहीं मर ही ना गई हो, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तू जा जल्दी से लेके आ, लड़के ने दूसरे लड़के को तसल्ली देते हुए कहा तो वो उठकर बाहर चला गया। वो खामोशी से छुपकर इन दोनों को देख रही थी। शाम का अंधेरा छाने लगा था, अजान हो चुकी थी, जब कुछ देर के लिए बाद दूसरा लड़का उठकर सामने छोटे से दरवाजे के अंदर चला गया। यकीनन वो वॉशरूम था। इसके अलावा फिर इसे ये मौका नहीं मिलना था। इसे किसी भी तरह यहाँ से निकलना था। वो आहिस्ता से नंगे पैर बाहर की तरफ भागी। इसके जिस्म में बिल्कुल जान नहीं थी, लेकिन अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए इसे किसी भी हालत में निकलना था। वो तेजी से भागती हुई सड़क पर जा चुकी थी। यहाँ सड़क के ऊपर सिर्फ दो ही दुकानें थी, वो दोनों पान और सिगरेट की थी। बाकी हर तरफ वीरानी ही वीरानी थी। वो भागते हुए इस दुकान से दूर जाने लगी जब पीछे से किसी ने इसे पुकारा। लेकिन वो लड़का जो बाहर सिगरेट लेने गया था इसे देख चुका था। हुर्रम ने एक नजर पीछे की तरफ देखा और फिर आगे की तरफ दौड़ लगा दी। इसे किसी भी तरह यहाँ से निकलना था। वो लड़का काफी दूर तक इसके पीछे भागता रहा, लेकिन हुर्रम ने हिम्मत नहीं छोड़ी। वो मुसलसल भाग रही थी। इस लड़की की रफ्तार से मुकाबला करना इसके बस से बाहर था। अंधेरा तेजी से फैल रहा था। भागते हुए इसे चक्कर आने लगे, लेकिन वो जानती थी अगर वो यहाँ नाकामयाब हो गई तो शायद इसी की जिंदगी नहीं बचेगी। अपनी जान बचाने के लिए इसे हिम्मत करनी थी। अपने आप को कभी इन हालात में तो नहीं सोचा था, और अब खुद को इन हालात में पाकर इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मुसलसल अपनी आंखें रगड़ते हुए भाग रही थी। इसका बाजू खून से भर चुका था। सुबह से वक्फे वक्फे से खून बहता हुआ अब तेजी से बहने लगा था। शायद वो किसी चीज से टकराई थी। वो तो न जाने कितनी चीजों से टकरा चुकी थी। इसे होश कहाँ था? वो लड़का काफी देर तक इसे पुकारता हुआ इसके पीछे भागता रहा। जब वो जंगल की साइड निकलते हुए दरख्त की ओट में हो गई, इसके पैरों में न जाने कितने ही कांटे चुभ चुके थे। इसकी दादी तो इसे घर के फर्श पर भी नंगे पैर नहीं चलने देती थी, और वो यहाँ कितनी देर से सख्त सड़कों पर नंगे पैरों में दौड़ रही थी। और अब इस जंगल में इसे ऐसा लगा जैसे वो लड़का कहीं दूर चला गया है। शायद वो वापस अपने दोस्तों को बताने गया हो। मौका देखकर वो वहां से निकलती हुई आहिस्ता आहिस्ता जंगल से बाहर की तरफ आई। यहाँ पर एक कच्ची और एक पक्की सड़क थी। पक्की सड़क पर जाना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन इसे मदद की उम्मीद भी पक्की सड़क की तरफ से थी।
शायद कच्ची रोड की तरफ कोई जाता होगा। वो हिम्मत करते हुए एक बार फिर से पक्की सड़क की तरफ भागने लगी थी। भूख प्यास से इसका बुरा हाल था। काफ़ी ज़्यादा खून ज़ाया हो चुका था। न जाने इसके घर वाले कैसे होंगे। इसकी गुमशुदगी के बारे में इन्हें अब तक तो पता चल ही चुका होगा। शायद तब इसे ढूंढ रहे होंगे। हाँ लाला, आप कहाँ हो? प्लीज़ मुझे बचा लो। प्लीज़ अल्लाह जी लाला साईं को भेज दें। और दिल से दुआ करते हुए एक एक पल इसे अपनी जान की खातिर अपनी ही जान से लड़ते हुए भाग रही थी। जब से जमल आई हुई थी, वो इनके घर में ज़्यादा कर पाई जाती, जिसकी वजह से जाज़म आजकल बहुत खुश था। शायद ही इसे इनके शादी के बारे में बताया था। तायशा तो आज ही हैदर से इसकी शादी की बात करने वाली थी। वो लोग तो खुद भी मुंतज़िर थे कि कब तायशा इनकी शादी के बारे में बात करे। इसे किचन में देखकर जाज़िम ने एक नज़र तायशा के कमरे की तरफ देखा। शायद वो नमाज़ अदा कर रही थी। इससे अच्छा और कौन-सा मौका था इसे तंग करने का। जल्दी से 1 कप चाय बनाकर लाओ मेरे कमरे में। वो इसे किचन में देखकर ऑर्डर देते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगी। एक्सक्यूज़ मी, मैं आपकी मुलाज़िमा नहीं हूँ। इसके इस अंदाज़ से ज़ाहिरा को हमेशा गुस्सा आ जाता था। मंगेतर तो हो, और वैसे भी मंगेतर का फ़र्ज़ होता है अपने मंगेतर का ख़्याल रखना। वो बीवी होती है। मेरे ख़्याल में ज़ाहिरा जतलाते हुए बोली। कहो तो बीवी बनाने में 5 मिनट लगाऊँ? मौलवी को फ़ोन करूँ मौलवी को फ़ोन? वो जेब से मोबाइल निकालते हुए इसे दिखाने लगा। मैं मरकर भी तुमसे शादी नहीं करूँगी। तुम मेरे क्या किसी भी लड़की के लायक नहीं हो। वो गुस्से से दाँत पीसते हुए बोली। दुनिया की किसी भी लड़की से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और शादी से पहले तुम मेरे लिए क्या सोच रखती हो मुझे इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर अब तुमने एक बार भी और कहा कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी, तो मैं कहूँगा नहीं मौलवी को तो मैं कहूँगा नहीं मौलवी को बुलवाने का। बल्कि मौलवी को बुला के लाऊँगा और निकाहनामे पर साइन कराऊँगा, और इसे धमकी मत समझना। चाय बनाओ मेरे लिए, और ज़्यादा ज़बान मत चलाया करो, क्योंकि ज़बान बंद करने के बहुत सारे तरीके आते हैं मुझे, लेकिन वो निकाह के बगैर जायज़ नहीं। वो इसके लबों को घूरते हुए बोला, जबकि इसकी बात मुकम्मल होने के बाद आयला बिना कुछ बोले फ़ौरन ही वहाँ से निकल गई। शर्म और गुस्से से चेहरा लाल अंगारा हो रहा था। मैं मरकर भी तुमसे शादी नहीं करूँगी जाज़िम जुनैद खान। वो गुस्से से हमेशा की तरह अपनी काँच की चूड़ियाँ उठाते हुए ज़मीन पर फेंकने लगी। जाज़िम पर आया गुस्सा वो अक्सर अपनी कलाइयों पर निकालती थी। चूड़ियों को गुस्से से उतारते हुए न जाने कितनी चूड़ियाँ इसकी नाज़ुक कलाइयों में टूट चुकी थीं। वो मुसलसल भागे जा रही थी। इसके पीछे वो चारों आ रहे थे। इसे पता था अब इस बार वो लोग इसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। इसे अपनी जान की इतनी परवाह नहीं थी जितनी अपनी इज़्ज़त की थी। क्योंकि बगैर इज़्ज़त के वो जीकर भी क्या करेगी? सुबह से भूख प्यास से निढाल इस तरह से भागते हुए इसे रात के 11 बज चुके थे। वो हर थोड़ी देर में लोगों को चकमा देने में कामयाब हो जाती। शायद इस लड़की को मारने का नहीं अभी तक ऑर्डर नहीं मिला था, वरना इस छोटी सी लड़की को मारकर वो कब से इसका किस्सा ही तमाम कर चुके होते। जंगल इतना गहरा और घना था कि आसानी से किसी को ढूंढना मुश्किल था। वो कहाँ पर थी वो खुद भी नहीं जानती थी। ये ना तो कोई बोर्ड था, और ना ही इसे किसी किस्म का कोई सिग्नल बोर्ड था जिससे वो अंदाजा लगा पाती कि वो कहाँ थी। जंगल था जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसी वीरान जगह शायद ही इस तरफ कोई आता जाता था। वो तेजी से भागते हुए एक अचानक किसी से टकराई थी। सामने खड़े शख्स को देखकर जैसे इसकी जान में जान आई। प्लीज मुझे बचा ले, वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। वो पसीने से शराबोर इसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में सख्ती से भीजे डर के मारे काँप रही थी, जबकि दाइम का ध्यान सामने सड़क पर था, जहाँ इसके पीछे आते हुए गुंडे इस लड़की को मारने के लिए तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ रहे थे। मुझे बचा लें प्लीज़, वो मुझे मार देंगे। वो कहाँ से कहाँ आ चुकी थी? इस अनजान शहर में इसका अपना कौन था? वो बुरी तरह से रोते हुए सहमी हुई इससे लिपटी हुई थी, जबकि दाइम शाह अपने दिल की धड़कनें सँभालता इसके गिर्द अपनी बाहों का घेरा बनाए इसे अपने साथ लगाए खड़ा था। न जाने क्यों हुर्रम को लगा कि ये शख्स इसे इन दरिंदों के बीच में छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। पिछले 24 घंटों के दौरान अपनी जान इन गुंडों से बचाती वो बेहाल हो चुकी थी। भूख प्यास ने इसे बिल्कुल बेजान कर दिया था। इसके सीने से लगी अपने होश-ओ-हवास से बेगाना हो गई। वो जानती तक नहीं थी कि जबकि दानिशा सूरी अपने सामने खड़े इन 4 आदमियों को देख रहा था, जो इस लड़की की नहीं बल्कि दानिशा सूरी की ज़िंदगी इससे छीनने जा रहे थे। इन चारों को घूरते हुए गुस्से से इसकी आँखें और इसकी सुर्ख आँखों से शरारे फूटने लगे। इसके गुस्से को देखकर वहशत ज़दा होने लगी। इसकी आँख खुली तो इसने अपने आप को एक बिल्कुल ही अनजान जगह पर पाया। इसके कंधे की पट्टी में चेंज हो चुकी थी, जबकि पाँव पर भी कोई क्रीम लगी हुई थी। शायद किसी ने मरहम लगाया होगा। इसे एहसास था कि इसके पैरों में बेहद तकलीफ़ हो रही थी।
शायद भागते हुए इसे चोट लगी थी, लेकिन इसने ज़्यादा महसूस ना किया। इस वक़्त इस चोट से ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए इसकी जान थी। अब जिस्म का दर्द भी कदरे कम था, लेकिन भूख तो इस वक़्त भी बेहद लगी हुई थी। वो अक्सर टीवी पर गरीब बच्चों को भूखा देखकर रोने लगती थी। लेकिन एक दिन भूखा रहकर इसने इन्हीं बच्चों के दर्द को महसूस भी कर लिया था। वो आहिस्ता से बस कर वो आहिस्ता से बस कर छोड़कर उठी और बाहर आई। इस वक़्त इसे अपने बाजू के अलावा और कहीं कोई तकलीफ़ नहीं थी। वो कहाँ है वो अब भी नहीं जानती थी। कल रात इस आदमी ने इसे बचाया था जिसके वो पैसे देने वाली थी। वो अगले दिन इन जूतों वाली दुकान पर जब पैसे देने गई थी तब उन्होंने भी यही कहा था कि वो जो बाहर खड़ा शख्स आपसे बातें कर रहा था वो पैसे दे गया था। मतलब कि अब इसे इस शख्स के 5,000 नहीं बल्कि 13,000 रुपए देने थे और अब तो इसने इसकी जान बचाई थी। न जाने इन लोगों ने इसके साथ क्या किया होगा, ना जाने वो खुद कहाँ था। ये घर नहीं बल्कि कोई बहुत बड़ा महल था जिसमें वो घूमते-घूमते अब थकने लगी थी। ऊपर से भूख के मारे अभी इसे रोना आ रहा था। घर में ना कोई नौकर था, ना ही कोई और वजूद। मैं कहाँ गई हूँ? वो खुद से सवाल करती हुई आगे बढ़ी, लेकिन इस वक़्त इसके दिल में किसी किस्म का कोई डर या खौफ ना था। इसे पुरसकून जगह से ये तो महसूस हो चुका था कि वो इसे बचा लाया है, लेकिन वो खुद कहाँ है? कहीं इन लोगों ने इसे भी नुकसान तो नहीं पहुँचाया? वो यही सोचते हुए आहिस्ता-आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरती नीचे की तरफ आई थी। सीढ़ियाँ उतर कर जब इसे कहीं कुछ नज़र ना आया तो वो वापस ऊपर की तरफ जाने लगी। जब इसे दाएँ जानब से बर्तनों की आवाज़ आई। किचन का एड्रेस इसे मिल चुका था और किचन से आती खुशबू इसे अपनी तरफ खींच रही थी। वो तेज़-तेज़ कदम उठाती किचन की तरफ आई थी। वो सामने एक आदमी को एप्रन पहने कुछ बनाने में मसरूफ़ देखा। अरे! ये तो वही है। वो खुशी से फ़ौरन किचन के अंदर आ गया। आप ठीक तो हैं? आपने मेरी जान बचाई है। अगर आप नहीं आते तो न जाने वो कैसे लोग मेरे साथ क्या करते। वो मुझे मेरे घर से लेकर आए हैं। पता नहीं मेरे घर वाले कैसे होंगे, इन्हें कुछ पता भी होगा या नहीं। वो तेज़-तेज़ इसके करीब खड़ी बोले जा रही थी, जबकि दाहिम अपने काम में मसरूफ़ खाना बना रहा था। आपको पता है अगर आप नहीं आते तो वो सूरी मुझे मार डालता है। इसकी तेज़ से चलती ज़ुबान पर एक नाम आया जिस पर दाहिम के हाथ में एक सेकंड के लिए रुक से गए थे, लेकिन इसकी बात मुकम्मल होते ही वो फिर से हाथ चलाने लगा। आप मुझे अपना फ़ोन दें, मुझे मेरे घरवालों से बात करनी है। मुझे इन लोगों को बताना है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जल्द ही इन लोगों के पास आ जाऊँगी। वो पूरे यकीन से कह रही थी कि जैसे ये शख्स इसे बिल्कुल सही सलामत इसके घर छोड़ आएगा। लेकिन बहराम ने तो मुझसे कहा था कि जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते, मैं तुम्हें यहीं पर रखूँ। अगर अब मैं तुम्हें वापस घर लेकर गया तो हो सकता है मसाइल मज़ीद बढ़ जाएँ। बड़ी मुश्किल से मैंने बहराम को ये समझाया था कि मैं तुम्हें बचा लूँगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा। इसी हालत में वो अपनी दादी और कज़न को यहाँ से लेकर गया है। अब वो कहाँ है मैं नहीं जानता। मुझे बस इतना पता है कि तुम सबकी जान खतरे में थी। और बहराम तुम सबको पहचानना चाहता था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने पहला हमला तुम पर किया। बहराम का कोई दुश्मन है जो तुम सबको मारना चाहता है और इस वक़्त तो बहराम मेरे ख़्याल में अपनी कज़न और दादी को लेकर कहीं चला गया है, किसी सेफ जगह पर और जब तक तुम लोगों का मसला हल नहीं हो जाता तब तक तुम यहाँ पर रहोगी मेरे पास। कब से इसकी बातें सुनते हुए अचानक बोला तो हुरम के मुँह पर टेप सी लगी। आप मेरे लाला साईं को कैसे जानते हैं? क्या इन्होंने आपको भेजा है मेरे लिए? वो कब से इसकी बातें सुन रही थी। इसको देखकर पूछने लगी, जबकि इसके मासूम से चेहरे से नज़र हटाना दाहिम शाह सूरी को दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगा था। हाँ, तुम्हारा भाई मेरा दोस्त है और जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता तो मेरे पास इसकी अमानत हो। तुम्हारा ख़्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। चलो अब तुम यहाँ बाहर आकर बैठो। अभी थोड़ी देर में डॉक्टर आएगा तुम्हें चेक करने के लिए। वो बिना हिचकिचाए इसका हाथ थाम कर इसे बाहर ले जाने लगा। जब हुर्रम रुक गई, क्या हुआ तुम यहाँ रुक क्यों गई हो? चलो ना बाहर, वो इसे देखते हुए बोला। मुझे बहुत सख्त भूख लगी है, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ये अल्फाज कहते हुए इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। दाइम का दिल चाहा कि वो इसे खींचकर अपनी बाहों में भर ले और इसे हर तरह की तकलीफ से दूर ले जाए। वो 2 दिन से भूखी-प्यासी बीमार हालत में न जाने किस तरह से अपनी जान बचा रही थी। अगर वो कल रात वहाँ नहीं पहुँचता तो लोग इसकी शहज़ादी को ख़त्म कर देते। लेकिन नहीं, वो अपनी शहज़ादी को कुछ नहीं होने देगा। अपनी ज़िंदगी में आई पहली खुशी को इस तरह से किसी को छीनने नहीं देगा। वो बहराम शाह से बदला लेगा, ज़रूर लेगा, लेकिन अपनी शहज़ादी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। वो इसे तड़प कर सिसक-सिसक कर मरते
دیکھے گا، لیکن اس سب میں اس کی شہزادی شامل نہیں ہوگی۔ وہ کبھی حورم کو بتائے گا ہی نہیں کہ وہی شخص ہے جس نے اس کی زندگی اس قدر مشکل کر دی تھی۔ ہاں آؤ نا، میں نے تمہارے لیے کھانا بنایا ہے، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے۔ میں بہت اچھا کھانا بناتا ہوں، ایسا مجھے لگتا ہے، کیونکہ اپنا بنایا ہوا کھانا صرف میں خود کھاتا ہوں، لیکن آج تم بھی کھاؤ گی۔ وہ اسے کرسی پر بٹھاتے ہوئے فوراً کھانا لگانے لگا۔ لیکن اس وقت کھانا جیسا بھی تھا، حورم کو تو اچھا ہی لگنا تھا، کیونکہ اس وقت صرف پیٹ کی بھوک مٹانی تھی۔ ٹیسٹ کیا چیز ہے وہ بالکل جانتی بھی نہیں تھی۔ اس کے کھانا لگاتے ہی وہ جلدی جلدی کھانا کھانے لگی۔ دائم نے اس طرح اسے کھانے پر بالکل نہیں ٹوکا تھا، یہ الگ بات تھی۔ بے ترتیبی اسے نفرت تھی۔ اس کے کھانا کھانے کے بعد دائم شاہ نے واش بیسن کی طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ دھو سکے، جو کافی گندے ہو چکے تھے۔ اس نے منہ ہاتھ دھوئے اور پھر اس کے ساتھ باہر آئی۔ یہ تمہارا گھر ہے، تم جیسے چاہو یہاں رہ سکتی ہو، انشاءاللہ تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، مشت کے چمچ سے ہلاتے ہوئے بتانے لگا۔ سوری، لکھنے میں غلطی ہوئی ہے، اس بار نا بہت غلطیاں ہیں اس کے اندر، تو پڑھنے میں بہت پرابلم ہو رہی ہے۔ یہ مرشد نے میرے خیال سے لکھا ہوا شوگر کو چمچ سے ہلاتے ہوئے بتانے لگا، مجھے شاید یہ لگ رہا ہے جملہ، لیکن چلیں ہو جاتی ہے مسٹیک۔ ڈاکٹر اسے آ کر چیک کر چکا تھا، اب اس کا بخار کافی بہتر تھا اور چوٹ بھی پہلے سے ٹھیک تھی۔ دائم کو یہ بات سوچ سوچ کے خود پہ غصہ آ رہا تھا کہ اس کی تکلیف کی وجہ وہ خود ہے، وہ تو اسے پھولوں کی چھڑی سے بھی نہیں چھونا چاہتا تھا، اور یہاں وہ اس کی وجہ سے اتنی تکلیف سہ رہی تھی۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو دروازے پر میرا آدمی کھڑا ہے، تم اس سے ہر چیز منگوا سکتی ہو جو تمہیں چاہیے، گھر کو بالکل اپنا ہی گھر سمجھو۔ جب سارا مسئلہ حل ہو جائے گا میں تمہیں واپس لے جاؤں گا۔ تھینک یو سو مچ، آپ میرا کتنا خیال رکھ رہے ہیں، آپ نے میری جان بچائی اور اب ہماری اتنی مدد کر رہے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں۔ میں جب واپس گھر جاؤں گی نا، تب آپ کے 13,000 پہ بھی لوٹا دوں گی۔ وہ جو اس کی باتیں سنتے ہوئے اس کے چہرے کا طواف کر رہا تھا، اس کی آخری بات پر ٹھٹکا۔ اس دن آپ نے مجھے 5,000 روپے اسٹیڈیم میں دیے تھے، اور اس کے بعد آپ نے میرے جوتوں کے پیسے بھی دیے تھے، جو میں دکاندار انکل کو دینا بھول گئی تھی۔ جب میں گھر جاؤں گی نا، تب آپ کے پیسے سب سے پہلے واپس کروں گی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہتے کہتے صوفے پر بیٹھ چکی تھی، اور وہ شہزادہ جو اپنے دل کی سلطنت اس کے نام کیے بیٹھا تھا، اس کے 13,000 کا قرض لوٹانے کی بات پر مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ تمہارے کپڑے اور سارا ضروری سامان اسی کمرے میں ہے، جہاں سے تم نکل کر جہاں آئی ہو۔ جاؤ تم فریش ہو جاؤ اور انجوائے کرو، اپنا خیال رکھنا، میں جلدی لوٹانے کی کوشش کروں گا، اور یہاں سے باہر مت نکلنا، یہاں پر بہت خطرہ ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے باہر کی طرف جانے لگا۔ کیا میں اپنے لالا سائیں سے بات کر سکتی ہوں فون پر؟ وہ اسے پیچھے سے پکارتی ہوئی بولی، کیا آپ مجھے اپنا فون دیں گے؟ مجھے بہرام لالا سے بات کرنی ہے، مجھے جاننا ہے وہ سب لوگ ٹھیک تو ہیں، وہ معصومیت سے کہتی اپنے آپ کو آنسو بہانے سے روک گئی تھی۔ وہ اس کی لرزتی پلکوں نے دائم کو خاموشی سے اپنا فون نکالنے پر مجبور کر دیا، جو اس نے نکال کر اس کی طرف بڑھایا تھا۔ اسے تھام کر فوراً فون کو چیک کرنے لگی، اس میں تو لالا سائیں کا نمبر ہی نہیں ہے۔ موبائل چیک کرتی مایوسی سے اسے دیکھ کر بولی تھی، ہاں تم ڈائل کر لو۔ وہ جیسے اس کا ذہن پڑھ کر بولا تھا، مجھے تو لالا کا نمبر زبانی نہیں آتا، ان کا نمبر تو میرے موبائل میں سیو ہے، میں یہاں بھی جاتی ہوں اپنا فون لے کے جاتی ہوں، لیکن اب تو میرا فون بھی گھر پہ ہے، میں کیسے لالا سے بات کروں گی؟ بھری ہوئی آواز میں اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ آنسو بس بہنے ہی والے تھے، جنہیں آنکھوں کی پناہوں سے نکلنے سے پہلے وہ بے دردی سے رگڑ کر صاف کر چکی تھی۔ اس کے نازک گال پر یہ بے دردی دائم کو سخت ناگوار گزری تھی۔ یہ تو بہت برا ہوا، مجھے تو تمہارے بھائی کا نمبر نہیں پتا، ہم کیا کریں گے؟ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے انجان بنا بولا، تو پھر انہوں نے آپ سے رابطہ کیسے کیا اور آپ کو یہاں پر کیسے بھیجا مجھے بچانے کے لیے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پھر سے پوچھنے لگی۔ پہلے تھا اس کا نمبر میرے پاس، کل رات ان گنڈوں سے تمہیں بچاتے ہوئے میرا فون ضائع ہو گیا اور بہت سارے کانٹیکٹ بھی، اب تو میرے پاس صرف بات تمہارے بھائی کا نمبر نہیں ہے، لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی حل نکال لوں گا، میں ڈھونڈ نکالوں گا تمہارے بھائی کو، ورنہ ان کی خیر خیریت معلوم کرتا رہوں گا، اور جیسے ہی مجھے ان کا نمبر دوبارہ ملے گا تم اس سے رابطہ کر لینا۔ اپنی محبت کی بنیاد پر جھوٹ پر
قائم کر رہا تھا، لیکن وہ مجبور تھا، اس طرح سے اپنی شہزادی کو خود سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، عشق و جنگ میں سب جائز ہے، تو وہ کیسے پیچھے ہٹتا؟ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اپنی شہزادی کو خود سے دور نہیں جانے دے گا، چاہے بہرام شاہ کو کسی جھوٹ کے سہارے ہی کیوں نہ استعمال کرتا رہے، لیکن اس کی شہزادی اس سے کبھی دور نہیں جانی چاہیے۔ اور بہرام شاہ اس سے دور رہ کر اپنی بہن کے لیے تڑپے گا، اور یہاں وہ اپنی شہزادی کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گا، اور بہت جلد خرم سب کو بھلا کر صرف اور صرف اس کے عشق میں جینے لگے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔